अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में क्या फिर से भीषण युद्ध छिड़ने वाला है? ट्रंप ने कहा है कि भाई समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अगर ईरान ने बहुत जल्दी फैसला नहीं लिया तो उसे महाविनाश झेलना पड़ सकता है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका सेना ने ईरान के पोर्ट की नाकाबंदी को खत्म नहीं किया तो जहां पे सेना तैनात है वहां पे अमेरिकी सेना का कब्रगाह बना देंगे। अब इस तरह से बात निकल के आ रही दोनों तरफ से, तो लगता है किसी बड़े युद्ध की आहट आ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों के बीच में बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, बातचीत हो रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव दिया जा चुका है अमेरिका को पाकिस्तान के मध्यस्थता के जरिए, और दोनों पक्ष थोड़े बहुत पीछे हटे हैं। पहले जहां अमेरिका कहता था कि आपको हमेशा के लिए परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, तो अमेरिका अब कहता है कि 20 साल के लिए तो कम से कम बंद कर दीजिए। पहले ईरान टिका हुआ था कि नहीं हमें पूरी तरह से मुआवजा दीजिए, अब हुआ कि थोड़ा बहुत सैंक्शन हटा दीजिए, उससे हम मान जाएंगे। तो अब लगता है बातचीत के जरिए कुछ हल निकाला जा रहा है, लेकिन दबाव एक दूसरे पर बनाने की पूरी कोशिश है। ऐसे में युद्ध कहाँ जाता दिख रहा है? वाकई युद्ध खत्म होगा या फिर कोई इससे बड़ा युद्ध होने वाला है? इस पर आज करें खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, पूर्व IAS और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब हैं, USA से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज पॉल जुड़ेंगे, JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ गई हैं, द न्यू इंडियन की फाउंडर आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूंगा। चीन जाने से पहले लग रहा था कि ट्रंप इस पूरे मामले को कुछ सुलझाते हुए जाएंगे चीन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन पहुंचे, वहां पे कुछ ठोस बयान नहीं निकला। माना जा रहा है कुछ पर्दे के पीछे बातचीत हुई होगी, और अब वहां से जैसे ही चीन से वापस पहुंचे ट्रंप US, तो बड़ा ही कड़ा बयान दे दिया कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, ईरान जल्दी से फैसला ले ले वरना उसका समय बहुत बुरा होने वाला है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? एम्बेसडर दयाल। देखिए, ट्रंप साहब तो धमकी देते जा रहे हैं, शुरू से ही धमकी दे रहे हैं, मैं ईरान को 5 दिन में खत्म कर दूंगा, वो नहीं कुछ कर सकता। लेकिन ईरान डटा हुआ है। मेरे विचार में अब ये सिचुएशन पूरी तरह से डेडलॉक की है, कोई आसानी से हल नहीं निकल रहा। और जहां तक चीन का सवाल है, चीन जरूर चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्योंकि उसके अपनी जो ऑयल सप्लाईज हैं वो रुकी हुई हैं और उस पर असर हो रहा है। लेकिन चीन ये भी चाहता है कि अमेरिका इस संकट से आसानी से ना निकल पाए। देखिए, अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया। ट्रंप साहब के बारे में कहा जा रहा है, अमेरिका में लिखा जा रहा है कि he has bitten more than he can chew। उन्होंने ज्यादा बाइट किया है जितना वो संभाल नहीं सकते। उनसे ये सिचुएशन अब नहीं संभल रही है। अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, और अगर वो ये सोचते हैं कि अमेरिकन पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। उनको पता है कि अमेरिकन पब्लिक बिल्कुल खिलाफ है उनकी इस लड़ाई से। और ईरान में देखिए डेफिनेटली एक डिवीजन है। कुछ लोग जो है वो शायद चाहते हैं कि ये जल्दी से खत्म हो, लेकिन IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं उन्होंने ये ठाना हुआ कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, अमेरिका को हार माननी होगी। तो दोनों साइड अब डटी हुई है कि वो दूसरे को हार मनवाएं, तो इस वजह से पूरी तरह डेडलॉक है और ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह है। बहुत नुकसानदेह है, पूरी दुनिया के लिए है। थॉमस मैथ्यू सर, जो टाइमिंग थी ट्रंप के इस बयान का या फिर इतनी बड़ी धमकी का कि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, अगर ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका समय बहुत खराब होने वाला है, एक तरह से बहुत बड़े युद्ध की चेतावनी या बहुत बड़े हमले की चेतावनी। ऐसे समय में जब ट्रंप चाइना से वापस लौट रहे हैं, तो क्या इसका कोई चाइना कनेक्शन है क्या? अब लक्ष्मण जी, फर्स्ट शो में इनवाइट करने के लिए अब धन्यवाद। नंबर 1 पॉइंट में एम्बेसडर प्रभु दयाल जी ने बोला कि ट्रम्प ने he has bitten more than he can chew। मेरे को ये चीज बोलना है कि ट्रम्प का
मूव बहुत बड़ा है नाउ, और अमेरिकन कैपेबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। नाउ ये ट्रूस डिक्लेयर करने के बाद अमेरिकन मिलिट्री मूवमेंट्स ट्रैक करे, इफ यू ट्रैक जो किया है वो लोग बताए कि ऑलमोस्ट 800 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ह्यूज लॉजिस्टिक्स री सपोर्टिंग और रीसप्लाई अमेरिकन ने किया है। नाउ चाइना का कनेक्शन यही है कि चाइना ने चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्लियरली ट्रम्प को प्रॉमिस दिया कि चाइना विल नॉट सप्लाई आर्म्स टू ईरान, बट चाइना ने ऑल अदर काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट थर्ड कंट्री से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनका मिसाइल्स में और ड्रोन्स में इस्तेमाल करने के लिए। नाउ सी ट्रम्प उनका पोजीशन से हट नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, एंड अमेरिकन इकोनॉमी भी इज डूइंग वेल। ट्रम्प का पॉपुलैरिटी थोड़ा कम हो गया, दैट आई विल एग्री, बट अमेरिकन इकोनॉमी जनवरी क्वार्टर में 2% ग्रोथ था, 2% ग्रोथ in when compared to 0.5% in the last quarter. Or employment is all, yes, but inflation is going up. So अमेरिका का पोजीशन उतना वीक है ही नहीं, बट पूरा वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट अमेरिका यहां से कहां जाएगा? मेरे ख्याल में ईरान को 400 किलोग्राम ऑफ एनरिच यूरेनियम गिव अप करना ही पड़ेगा। ये इसमें अमेरिका कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और अमेरिकन ने बोला कि एक न्यूक्लियर प्लांट आप रख सकते हैं, बट इसमें कॉम्प्रोमाइज है, इसमें कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मेरे ख्याल में युद्ध खत्म होगा। बट ईरान का पोजीशन आप देख लीजिए, कैन ईरान कंटिन्यू वॉर? 100% इन्फ्लेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, ओके। ईरान का तेल एक्सपोर्ट क्या 10% रह गया है अभी, और मैक्सिमम प्रोडक्शन अनदर में भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उससे ज्यादा वो ऑयल प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। डोमेस्टिक इतना प्रॉब्लम्स हो जाएगा, वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्ब और डिस्ट्रॉय करेगा, तो ईरान में मेरे ख्याल में मास अपीवल होने वाला है। तो ईरान का कोई सोल्यूशन नहीं है, ईरान कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा न्यूक्लियर फ्यूल में, दैट इज न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम में कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो देन ट्रम्प आई थिंक विल गिव इन फॉर द अदर कंसेशन, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का कोई रेलेवेंस है ही नहीं डायरेक्टली। इसमें जो आपने कहा थॉमस मैथ्यू साहब कि यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले में अमेरिका कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उसकी डिमांड माननी ही होगी। तो मेरे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं धीरज कौल साहब, जो कि अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी करीब से देखते रहे हैं। डॉक्टर कौल, आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव है कि 20 साल तक कम से कम आप यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे, और जो यूरेनियम एनरिचमेंट है आप हमें सौंप देंगे, यानी ईरान यूएस को सौंप दे, अगर ईरान कहता है कि हम 20 साल की बात को तो मान लेते हैं, लेकिन यूरेनियम हम आपको नहीं सौंपेंगे, एक थर्ड पार्टी एजेंसी को सौंप दे, या फिर जैसे बीच में एक प्रस्ताव आया था कि रशिया को रूस को वहां पे सौंप दे, तो यूएस इस पे राजी हो पाएगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने जो लास्ट बात बोली, आई थिंक दैट्स द ओनली वे आउट, क्योंकि कोई भी देश आईआरजीसी के हाथ में 1000 pound enriched uranium, 60% plus 40% of another 800 to 400 pound, डिपेंडिंग किस रिपोर्ट्स को आप देखते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे तो एक ही चीज दिख रही है कि थर्ड पार्टी, और वो शायद रशिया हो सकता है, मे बी वन ऑफ द नेटो मेंबर्स लाइक टर्की, कनाडा की पीछे बात उठ रही थी कि शायद वो आएंगे, इंटरवीन करेंगे, लेकिन यूएस को तो मुझे नहीं दिखता वो डेफिनेटली एज अ थर्ड पार्टी देंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज है, मुझे लगता है कि अब जीनी आउट ऑफ द बॉक्स है, और जब तक आईआरजीसी कंट्रोल में रहेगी ईरान में, ये युद्ध मुझे कंक्लूसिवली खत्म होता नहीं दिखता, क्योंकि आईआरजीसी के जो टेरर सपोर्ट इंफ्रा है और उनकी जो मानसिकता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये मत भूलिए कि उनके खुद के लोगों के खिलाफ उन्होंने जितनी एट्रोसिटीज की हैं,
अगर पावर शिफ्ट वहां पे होता है आईआरजीसी से और कोई और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, तो जो आईआरजीसी के जर्नल्स हैं, जितने भी लोग वहां पावर में रह चुके हैं, एट्रोसिटीज की हैं, उनको जस्टिस में लाने के लिए बुक किया जाएगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ईरान का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है। जैसे अभी किसी ने बताया 90% प्लस इन्फ्लेशन है। वहां पे ऑयल के जो रेवेन्यूज आ रहे थे, जैसे ही सेकंड ब्लॉकेज हुआ, वो काफी कम हो गए। लेकिन ईरान एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा वॉर में पूरी तरीके से मुनस्सिफ है और वो पूरे वर्ल्ड को एक डेविड वर्सेस गोलाया पिक्चर दे रहे हैं। लेकिन वहां से आती हुई इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन अल जजीरा, उसका भी आप देखिए पूरा एक तरीके से स्लाइटली बायस्ड होता है। तो हमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हिजबुल्लाह से लेबनान से फिर भी मिल जाती है, लेकिन वहां से नहीं मिल रही। तो ईरान में डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली बहुत हुई है। मेरे जो मित्र हैं जिनकी फैमिलीज वहाँ रहती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, मैं इस टाइम कैलिफोर्निया में हूँ, एक बहुत बड़ी ईरानियन कम्युनिटी यहाँ रहती है। अगर आप उनसे कनेक्ट करें, जो मैं हूँ, उनके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली बहुत डिसेंट है। कुछ हद तक थोड़े बहुत प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन आयरन फिस्ट से उन्हें कर्ब किया जा रहा है। और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपको सीजीजीसी कंट्रीज में बैठे उनके रिलेटिव्स के इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके थ्रू वो भी डायरेक्टली लीक आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि ईरान एक विक्टोरियस कंट्री है और अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट डेफिनेटली कर रहा है। चाइना की पूरी इंटेलिजेंस शेयरिंग बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है, लेकिन वो नहीं कर रहा। और मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहूंगा, वो है ताइवान। जो पेन हम फाइनेंशियल नंबर्स में अभी देख रहे हैं, डेफिनेटली यूएस इकोनॉमी के जॉब्स नंबर अच्छे थे, लेकिन इन्फ्लेशन 3.8% टू 3.6% सीपीआई है, जो 2.4% से इंक्रीज हुई है। ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुकी है। गैस प्राइसेस, मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ, $6.5 के करीब है बेस, $6.25 से $6.5, जो 4.5 होती थी। तकरीबन 40 टू 50% जो गैस की प्राइस है वो भी यहाँ बढ़ चुकी है। एनर्जी की प्राइस डेफिनेटली अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी हमें डाटा सेंटर्स के लिए चाहिए, ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन मैं आपका ध्यान ताइवान की तरफ इसलिए ले जाना चाहूंगा, जो पेन हमने इस टाइम एनर्जी के चोक पॉइंट से देखी है 20%, वो अगर ताइवान कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो एक तरफ से तो चाइना का आपको पता ही है, रेयर अर्थ के मैग्नेट्स जो 94% की मोनोपोली वो लोग रखते हैं, रिफाइनिंग माइन टू मैग्नेट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान से टीएसएमसी बना के भेजती है, जो अभी भी ऑन ग्राउंड 30% है, तो वो बहुत बड़ा एक तरीके से चोक पॉइंट होगा जो वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला सकता है। तो कहीं ना कहीं ताइवान इज गोना बी द नेक्स्ट वेरी बिग इन्फ्लिक्टिंग पेन पॉइंट फॉर द वर्ल्ड, जो अनफॉर्चुनेटली चीजें जिस दिशा में जा रही हैं, शायद हमें वो पेन नियर फ्यूचर में दिखने लग जाए। चर्चा करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुद्दा जो आपने उठाया, जो थॉमस मैथ्यू सर ने भी कहा कि ईरान की इंटरनल स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अंशु जोशी और आरती टिक्कू सिंह दोनों से आप मेरा ये है सवाल कि अगर ईरान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर और आर्मी के बीच में डिफरेंसेस अभी से हैं, ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो भी नेगोशिएशन हो रहे होंगे, उस नेगोशिएशन को आर्मी वहाँ की मान लेगी और वाकई युद्ध खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे छोटे मोटे हमले नहीं होंगे, सुरक्षित हो जाएगा, इसकी गारंटी कितनी है? पहले आरती टिक्कू सिंह आपसे, फिर अंशु आपके पास आऊंगा मैं। उतनी ही गारंटी है जितनी कि अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल लड़ाई करता रहा और 20 साल के बाद वहां से भगाया गया, तालिबान को वापस पावर में आना पड़ा और अमेरिका को बेशर्मी के साथ और जिल्लत के साथ वहां से निकलना पड़ा। और उनके पास ना तो वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रही थी यूक्रेन, ना ही तो वहां पे कोई रिसोर्सेज थे, ना ही तो वो कोई स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में। लेकिन हम ईरान की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक सिविलाइजेशन है, अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट मानती है। और जिस कंट्री में इतने टियर 1, टियर 2, टियर 3 के कमांडर्स मारे गए हो आईआरजीसी के, उसके बाद भी वो अमेरिका और इजराइल सबसे पावरफुल कंट्रीज अपने आप में पूरी दुनिया को जो हिला के रख देती है, बम्बार्डमेंट कर करके। इजराइल ने इतना बड़ा जेनोसाइड कर दिया गाजा में, लेकिन उसके बावजूद ईरान खड़ा है, आईआरजीसी खड़ी है। पता नहीं किस गलतफहमी में अमेरिकन एडवाइजर
एडवाइजर्स और जो भी इनका एस्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो अफगानिस्तान में खर्चे, इराक में खर्चे और अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान में खर्चे, लेकिन अभी तक स्टेलमेट है, वो क्या दर्शाता है? मतलब कॉमन सेंस की बात है। ये तो कहने की बात है कि अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग है, अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिका के पास मैसिव डेट भी है। अमेरिका आज क्यों लड़ रहा है? अमेरिका जितने सारे वॉर्स में आज जकड़ के बैठा हुआ है अपने आप को, आखिर इसका कारण क्या है? और मतलब बड़े सारे लोग जो है क्या कहते, कोई अलग अलग गोल पोस्ट लेके बात कर रहे हैं। एसेंशली अमेरिकन एम्पायर जो ये एंडलेस वॉर्स, और आपको याद रखना चाहिए कि ट्रम्प का जो सारा वोटर बेस है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो इन एंडलेस वॉर्स के खिलाफ थी, क्योंकि ये एंडलेस वॉर जो है एक सिलेक्ट ग्रुप को, ग्लोबलिस्ट एलीट जो है, उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ इनको फायदा होता है। लार्जर सोसाइटी जो अमेरिका की है, जिनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, उनको कोई फायदा नहीं होता, उनके जॉब्स नहीं है, उनके जो ये अब एआई भी ला रहे हैं वो उसके लिए अभी तैयार भी नहीं है, जो आम जनता है। लेकिन आप एडवाइजर्स की बातें सुनाएंगे कि अमेरिका तो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर इतना अच्छा कर रहा होता तो 2 दिन में ये वॉर खत्म हो गया होता। अगर इजराइल को पूरी सपोर्ट है अमेरिका की, अमेरिका पूरा इसमें इन्वेस्टेड है ईरान वॉर में, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया है। इतने सारे लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो ईरान की, इतनी ज्यादा डैमेज होने के बाद भी लड़ाई लड़ रही है। तो मुझे लगता है, पहले दिन से मैं बोल रही हूँ, ये ईरान वॉर जो है डिजास्टर है अमेरिका के लिए, और अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, अमेरिका का बनाया हुआ जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उसके लिए इनफैक्ट बर्बादी का कारण है। और ट्रंप ने अपने आप को इस वॉर में, वो नेतन्याहू की मजबूरी है, नेतन्याहू का प्रेशर है, इजराइल का प्रेशर है, क्या कारण है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि वो अपने मागा का जो कोर एजेंडा था कि वो एंडलेस वॉर्स में नहीं जाएंगे, वो ट्रूप्स कहीं नहीं भेजेंगे। अब तो वो ट्रूप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जब ट्रूप्स जहां जहां उन्होंने भेजे अमेरिका ने, वो वियतनाम हो, वो अफगानिस्तान हो, वो इराक हो, कहीं पे अमेरिका जीता नहीं ट्रूप्स से। तो ये कहना कि अमेरिका की जो है वो अनलिमिटेड पावर है, किसी भी एम्पायर की अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। रोमन एम्पायर थी, वो भी नीचे ध्वस्त हुई, ब्रिटिश एम्पायर थी, वो भी ध्वस्त हुई, कितनी सारी बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, मुगल एम्पायर थी, खत्म हो गई। अब हम जो बात कर रहे हैं, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। ट्रंप बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, इस पे आपका कमेंट चाहूंगा। नहीं, मैं मैडम से एग्री नहीं कर रहा हूं इसके बारे में। सी, अमेरिकन इंटरवेंशन बहुत जगह सक्सेसफुल हुआ है, मेनी इंटरवेंशन सक्सेस। वर्ल्ड वॉर 2 से एटलीस्ट अबाउट 10-20 पनामा में मेनी कंट्रीज में सक्सेसफुल हुआ है। ईरान, आप सी, अमेरिकन इंटरेस्ट लार्जर पर्सपेक्टिव अमेरिकन आइस से देखना चाहिए, ये नहीं कि हमारा आइस से अमेरिकन ने क्या कर रहे हैं। नाउ ये क्वेश्चन उठता है कि यहां ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए सही है या नहीं। आपको ये पता होना चाहिए 1967 में ईरान, 1997 में ईरान ने दैट इज एनपीटी साइन किया था। एनपीटी साइन करने के बाद 400 किलोग्राम ऑफ एनरिच यूरेनियम करने का मतलब दैट इज अल्टीरियर मोटिव यही है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने का। सो अमेरिकन आंख बंद करके वॉर के लिए नहीं गया है, प्लीज अंडरस्टैंड। एम्पायर, मैडम ने रोमन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया। भाई रोमन एम्पायर 300, 400, 500 ईयर्स के बाद वो क्रम्बल हुआ। यूके बड़ा सीप, इस वर्ल्ड में कुछ परमानेंट नहीं है, बट अभी अमेरिका इज एन एम्पायर। अभी अमेरिका का एंड इतना जल्दी आने वाला नहीं है। उनका इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। अब जैसे डॉक्टर धीरज साहब ने बोला, यस इन्फ्लेशन हाई है, बट इकोनॉमिक रेसिलियंस इतना स्ट्रांग है। लाइक फॉर इंस्टेंस
आप ये वॉर के बाद चाइना अपना ताइवान मिलिट्री पॉलिसी थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। क्यों? फर्स्ट टाइम उन्होंने एआई का मैसिव यूज ऑफ एआई ईरान में अमेरिकन ने इस्तेमाल किया, और दिस वाज सरप्राइजिंग इवन फॉर द चाइनीज। So to condemn America, I am not supporting American action, no, but ये भी देखना चाहिए ईरान ने 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम के साथ क्या करेगा, व्हाट इज देयर इंटेंशन। ये कमर्शियल रीजंस के लिए बिल्कुल नहीं, बिकॉज कमर्शियल रीजंस के लिए मैक्सिमम 5% और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए अराउंड 20%। नाउ यू टेल मी, can the world afford Iran to have 400 kilogram of enriched uranium? To that extent, American intervention is right, whether it is Netanyahu or whether it's anybody else. ये तो लक्ष्मण प्रोफेसर जी, अंशु ये जोशी। बहुत- हाँ बोलिए जी, बोलिए। देर से बैठी हूँ, कृपया मुझे बात करने का मौका दें। एक तो मैं हाँ, पूरी एक- जिम्मेदारी एक- के साथ एक- एक आपके मिनट। एक मिनट प्रोफेसर जोशी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा, चूंकि इनको काउंटर किया इसलिए मैं इनको मौका दे रहा हूँ। आरती टेकू सिंह 15 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर प्रोफेसर अंशु जोशी पर जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, हाँ। लक्ष्मण जी, अगर ये दुनिया जो है, पाकिस्तान जब न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठ गया अमेरिका की मदद से, अगर वो थ्रेट नहीं है तो फिर क्या थ्रेट हो सकता है दुनिया को? पाकिस्तान को न्यूक्लियर कंट्री किसने बनाया? अमेरिका ने। अमेरिका की मर्जी से वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री समझ गया। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो अगर थ्रेट नहीं है तो फिर ईरान थ्रेट क्यों है? डॉक्टर मैथ्यू आपके पास आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी, डिबेट 2 है कि क्या यूएस इतना एक सेकंड, मैं एक सेकंड में उसका रिप्लाई दे देता हूं। आई विल गिव द रिप्लाई। कैन आई रिप्लाई इन 1 सेकंड? एक सेकंड में मैं रिप्लाई करता हूं। काफी देर से शो पर इंतजार कर रही हूँ। टुडे एक मिनट, It's not a 2% show ना, please let me speak. थॉमस मैथ्यू साहब, एक मिनट, प्रोफेसर जोशी को मैं ऐड कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं प्रोफेसर जोशी, 2 सवाल है कि क्या अभी आरती टिक्कू ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको जब हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम होना बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? दूसरा कि क्या वाकई इससे यूएस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है क्या? लक्ष्मण, बहुत सारे फैक्ट्स बताना चाहती हूँ, अगले 2 से 3 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। आरती जी एक लेंस से चीजों को देख रही हैं। हमें अमेरिका के साथ, ईरान के साथ रहते हुए चीजों को नहीं देखना चाहिए। प्रो ईरानियन होना या प्रो अमेरिकन होना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण है एक भारतीय स्कॉलर होकर के बात करना, और मैं भारत के स्टैंड के साथ हूँ, जो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया है कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया गया है, जो एक नेचुरली मेड स्ट्रेट है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, उसको किसी देश को चोक करने का अधिकार नहीं। पाकिस्तान का न्यूक्लियरली एम्पावर्ड होना या उसके पास आर्म्स होना कैसे वैश्विक शांति के लिए खतरा नहीं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आरती जी इस तरह की बात कर रही हैं। पूरी दुनिया इसको एक बहुत बड़ा खतरा मानती है। जिस तरह से हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, उस तरह से उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पाकिस्तान की बात करते हैं, और यही ईरान की बात आ जाती है। ईरान की बात इसलिए आती है क्योंकि ईरान में 2 पैरेलल्स हैं। वहां पर जो सत्ता चलाने वाली शरिया, आरती जी प्लीज लेट मी स्पीक, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आरती जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, वैसे हम लोग बहस नहीं करेंगे, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मैं आ रहा हूँ आरती जी, एक बार पहले अपनी बात पूरी कर लेते हैं। हाँ, प्रोफेसर जोशी आप कंटिन्यू करिए। ईरान, जब बाकी लोग बोलते हैं तो कोई नहीं टोकता, तो मुझे भी कृपा करके अपनी बात रखने दीजिए। ईरान को यदि आप देखते हैं तो एक कट्टरपंथी शरिया लॉ के द्वारा संचालित देश है। 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद आरती जी यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, वहां पर बिना हिजाब और नकाब के वो रह भी नहीं सकती, हम सभी जानते हैं। तो ये जो ईरान है, ये 2500 साल पुराना पर्शिया नहीं है जिसके साथ वो हम सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात करें। ये वो ईरान है जो हमारे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। तो कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स हम सभी को पता होने चाहिए। अब ईरान की ओर देखें तो आप देखिए कि 60% से अधिक यदि एनरिच्ड यूरेनियम को देखें तो 410 किलो के करीब है उसके पास। लगभग 1 दर्जन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में वो केपेबल है विद इन अ वीक्स टाइम। और यदि आप वैसे एनरिच्ड यूरेनियम की बात करें तो 3500 किलो एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है। जिस तरह से हमास को, हिजबुल्लाह को और हुतीज को एम्पावर करके चलता है ईरान, वो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है। ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी संगठन है। बार बार अमेरिका की क्षमताओं की बात हो रही है।
है। अमेरिका की क्षमताओं की यदि हम बात करें, और जिस दिन ट्रंप अड़ गए और डट गए, उस दिन निश्चित तौर पर जीत के विजय के साथ वो एग्जिट करेंगे। मैंने आप ही के शो पे पहले इस बात को कहा था कि जिस तरह की हेजेमोनिक पावर अमेरिका रहा है, उस तरह से मुझे लगता है कि अभी युद्ध का एक और चैप्टर बचा हुआ है। दूसरा, यदि हम ईरान की ओर देखें तो जो IRGC है वो ये थियोक्रेटिक कट्टरपंथी इस्लामी शासन का चेहरा है। जो पार्लियामेंटेरियन लाइन है, जो डेमोक्रेटिक लाइन है, लक्ष्मण जिसकी आप बात कर रहे थे, वो बार बार एक सूची बना रहा है। वहां पर जाकर अमेरिका भी बात करने को तैयार है। और जो ये पेजेश्कियां वाली लाइन है, इसके साथ लगातार आप देखिए, इनके किसी लीडर को अभी तक अमेरिका ने एलिमिनेट नहीं किया है। अमेरिका किसको टारगेट कर रहा है? अमेरिका IRGC से जुड़े हुए कमांडर्स को, और जो ये कट्टरपंथी इस्लामी शासन है, इसके जो कमांडर्स हैं, उनको लगातार टारगेट कर रहा है। और ईरान को ब्लीडिंग स्थिति में छोड़ना, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक रखना, ईरान का आतंकवादी संगठनों को लगातार प्रमोट करना, इस बात को सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है कि न सिर्फ अमेरिका, दूसरे खाड़ी देश, इजराइल और बाकी के देश भी, चाहे यूरोप से जुड़े हुए देश हो या एशिया से जुड़े हुए देश हो, ईरान के पास यदि न्यूक्लियर आर्म्स आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने किया हुआ है। तो यही कारण है कि बातचीत की टेबल तक बात आ ही नहीं पा रही है। और ये जो चीन का एंगल है ना, चीन की ट्रिप अभी ट्रंप ने इसीलिए लगाई है क्योंकि चीन हमारे भारत में भी बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे लोगों को फंड करता है, ईरान फंड करता है कि वो प्रो ईरानियन या प्रो चाइनीज बात रखें। ये चीन की सहायता जो पाकिस्तान के साथ ईरान की बॉर्डर है, वहां से ईरान तक पहुंच रही है, इसलिए ईरान इस युद्ध में अभी तक टिका हुआ है। लेकिन अब वहां पे हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिकली, सोशली। आप यदि देखें, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, 100% हाई है। कब तक ईरान टिक पाएगा, ये ईरान भी देख रहा है, समझ रहा है। और अमेरिका की यदि बात करें तो अपनी क्षमताओं का भी उसने 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं आपको फिर जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि युद्ध का एक अध्याय अभी और बाकी है, जो कि इजराइल और खाड़ी देश चाहते हैं, और ये होगा। और मुझे लगता है इसके बाद ही शायद बातचीत की टेबल तक बातें हमें जाती हुई दिखाई पड़े। आरती टेको सिंह, फिर मैं प्रभु दयाल के पास जाऊंगा। हाँ लक्ष्मण जी, एक तो मुझे हैरानी हो रही है कि जिस तरह से यहाँ पे स्कॉलर्स जो है एकदम से, मतलब एकदम से वन साइडेड ओपिनियन है। वो दिख ही नहीं रहा है कि गाजा में क्या हो रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म, 1500 महिला और बच्चे मारे गए ना आरती जी, वो भी तो देखिए। अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो दुनिया में जितना विनाश हुआ है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। प्लीज, अब आप, मैंने आपकी सुन ली ना, मुझे बोलने दी। अमेरिकन अमेरिका ने जिस तरह से खुलेआम पाकिस्तान की इस्लामिक टेरर को बढ़ावा दिया, वेपनाइज किया पाकिस्तान को, अमेरिका का जो क्रॉस बॉर्डर है, जो कश्मीर में चलाया गया, जिसकी मैं विक्टिम हूँ। आप बड़ी बड़ी हिस्सा मानती हैं, आप ईरान के साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं? आप मुझे बड़ी बड़ी बातें मानते हैं। प्रोफेसर जोशी, आपने लगातार 3 मिनट तक बोला, आपको बीच में किसी को इंटरवेन करने की इजाजत नहीं दी गई। वैसे आरती टिक्कू सिंह बोलेंगी तो बीच में मत बोलिए, क्योंकि फिर वो हम लोग के चैनल पर उस तरह के डिबेट हमारे दर्शक इसके आदि होते नहीं है। बोलने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा, हमारे पास पर्याप्त समय है। आरती टिक्कू सिंह, अपनी बात खत्म करिए। लक्ष्मण जी, सीधी सी बात है, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की एक तरफ, लेकिन जो तथ्य है वो दूसरी तरफ है। फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है कि यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक तरफ है, बिल्कुल वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है और वो सही पॉलिसी है। लेकिन क्या ये नेगेट करता है कि अमेरिका की पूरी शय के साथ अमेरिका ने पूरी सपोर्ट जो दी पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, जिसकी वजह से पंजाब तबाह हुआ, जिसकी वजह से कश्मीर तबाह हुआ, जिसकी वजह से मैं बेघर हुई, रेफ्यूजी बनी अपनी ही कंट्री में, ये लोग मुझे कैसे, किस मुंह से ये झूठी खबरें यहां सुनाएंगे? दूसरी बात, अमेरिका का जो इंपीरियलिज्म है, अमेरिका का जो एक्सप्लॉयटेशन है पूरी दुनिया का, वो किसी से छुपा नहीं है। जिसने भी कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ी है भारत की या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में, जहां पे अंग्रेजों से लेकर अमेरिका ने कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स खड़ा किए और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियल इंपीरियलिज्म की वजह से जो तबाही मचाई है रिसोर्सेज की, या जितना वो पैसा ऐंठते हैं सब जगह से, वो किसी से छुपा नहीं है। तीसरी बात ये कि ये जो स्पिन मारना
हुआ ना कि चाइना ने जर्नलिस्ट को खरीद लिया, मैं वो खरीदी हुई जर्नलिस्ट नहीं हूं, जो खरीदे हुए हैं उनसे बात कीजिए। मेरे को मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो मैं भी। दूसरी बात, चौथी बात ये कि देखिए अमेरिकन एम्पायर की, जो मैं नहीं कह रही हूँ कल्ट एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो रहा है, लेकिन अमेरिकन एम्पायर की जो वीकनेसेस है वो आज बहुत क्लियरली दिख रही है। वो फॉल्ट लाइन जो अमेरिका के अंदर है और बाहर है उनके वर्ल्ड ऑर्डर में, वो सब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वो अमेरिका ने ही पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पे, दोबारा कर सकते हैं। वो सुप्रीम है, सुप्रीमेसिस्ट पावर है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ताकत का दिखाया नहीं, अभी पूरा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि जो सुपर पावर है वो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए, वो सब जगह जेनोसाइड करे, सब जगह एथनिक क्लेंजिंग करे, कहीं पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे, कहीं पे लोगों को डिस्प्लेस करे, कहीं पे लोगों को मार डाले? क्या सही है? बिल्कुल, इस पे मैं कमेंट लूंगा प्रोफेसर जोशी आपसे, लेकिन प्रभु दयाल, दो अलग अलग राय निकल कर आए, प्रोफेसर जोशी और आरती टिक्कू सिंह, आप किधर हैं? लक्ष्मण जी, आपके डिबेट का टॉपिक आपने टॉप पे लिखा हुआ है, ईरान कितने दिन खींच सकता है ये युद्ध। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका सही है या ईरान सही है, इशू ये है कि कितना खींच सकता है ईरान। अनफॉर्चुनेटली ये जो तू मैंने की डिबेट स्टार्ट हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए, मैंने अपने पहले इंटरवेंशन में कहा था, जिसमें डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने मुझे डांटा, मैंने ये कहा था कि अमेरिका में एनालिस्ट कह रहे हैं दैट द यूएस हैज बिटन मोर देन इट कैन चू, ट्रम्प हैज बिटन मोर देन इट। इसकी वजह क्या? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने कहा नहीं, अमेरिका का मुंह बहुत बड़ा हो, लेकिन वहां की जो सेनेट है, वहां की जो यूएस कांग्रेस है, वो ट्रंप को अमेरिका के दांत का इस्तेमाल नहीं करने दे रही इस लड़ाई में। जो सबसे जरूरी समझा जा रहा है मिलिट्री एनालिस्ट की तरफ से वो ये है कि अगर आईआरजीसी को नॉकआउट ब्लो देना है तो फोर्सेस ऑन द ग्राउंड आर नेसेसरी। विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड यू कैनॉट बीट ईरान। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। इट्स अ स्टेलमेट, इट्स अ डेडलॉक। मुझे नहीं लगता कि एम्बेसडर दयाल खींच पा रहा है ना अमेरिका अपनी तरफ, खींच पा रहा है ना ईरान। तो इशू ये है, मुझे लगता है कि ट्रम्प, आपने फिर टॉप पे लिखा ईरान कितने दिन सकता है युद्ध। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान या अमेरिका जो है ये इतनी हिम्मत करेगा कि अपने सोल्जर को जमीन पर उतारे, क्योंकि इसका अमेरिका बहुत विरोध करता है। अमेरिका के लोग इसको बहुत लाइक नहीं करते। क्यों डॉक्टर कॉल? देखिए, आपने बहुत, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 2-3 बातें मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं पेंसिल्वेनिया में पहले था और आई वर्कड फॉर द इनडायरेक्टली फॉर कंसल्टिंग फॉर रिपब्लिकन पार्टी, तो मैंने बहुत क्लोजली कैंपेन और उनकी रैली देखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रम्प जो स्विंग वोटर स्टेट पेंसिल्वेनिया उनको जिताया, उसका कोर इशू था कि हम पीस वर्ल्ड में लाएंगे, वर्ल्ड वॉर 3 रोकेंगे, और जो जेनजी और मिलेनियल है उन्होंने उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया, इसलिए वो जीत के आए। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे क्लियरली दिख रहा है वो एजेंडा डिफीट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान में हमारा इंटरवेंशन जस्टिफाई करना एक कॉमन अमेरिकन पब्लिक को पॉसिबल नहीं है इस टाइम, और उनकी रेटिंग गिर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मागा सपोर्ट कोर वोटर बैंक आप छोड़ दीजिए, स्विंग वोटर तो जा चुके हैं और लिबरल रिपब्लिकन्स भी जा चुके हैं, लेकिन मागा का कोर वोटर बैंक तकरीबन जो 100% ब्लाइंडली फॉलो करता था, वो 80% रह गया। ये दिस इज फैक्ट एंड डाटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस टाइम जो चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं वो ये है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ रहा है। यूएस इकोनॉमी इज डेफिनेटली रिजिलियंट, हमारे खुद के ऑयल और नेचुरल गैस के प्लांट्स हैं, हमें थोड़ा डिफेंस में भी फायदा मिल रहा है। लेकिन क्या वो डॉलर जो हम अर्न करेंगे इस वॉर से, क्या उसका पास ऑन एक कॉमन अमेरिकी जो टीचर है, स्कूल बस ड्राइवर है, उबर ड्राइवर है, 10 to 5 जॉब वाला बंदा नहीं है। जॉब्स बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे एआई डिसरप्शन से जा रही हैं। कॉलेज के ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज इस टाइम बहुत लिमिटेड हैं। वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक तरीके का एक बड़ा ही क्रिटिकल एरिया इंडिकेटर है जो ट्रम्प क्लोजली फॉलो करते हैं अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए।
तो कहीं ना कहीं उस पर आप देखते हैं कि हमारे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द वन पॉइंट कि इसमें कोई दो राय नहीं है, आरती जी ने एक दो पॉइंट्स बोले विच आई डेफिनेटली एग्री कि भाई यूएस की कुछ इश्यूज थे जब हमारा रशिया, जब यूएसएसआर टूटा 89 के बाद, उसके बाद कैसे उन्होंने वो जो टेरर, जो पूरा अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर था यूएसएसआर के खिलाफ, वो पेनिट्रेट होके कश्मीर में घुसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीआईए का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो वेपन्स कहाँ जाएंगे, किस किस देश को इफेक्ट करेंगे। तो देर इज डेफिनेटली यूएस के बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं और नेगेटिव भी हैं, इसमें देर इज नो शेम एंड। लेकिन अमेरिकन पब्लिक के अंदर इस टाइम वॉर को आगे ले जाने की एपिटाइट नहीं है। ये एक स्टेलमेट, बिल्कुल मैं यही समझना चाह रहा था। जी ने बोला, हाँ, बस 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। स्टेलमेट सिचुएशन है क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड यहाँ की पब्लिक कॉफिन्स देखने को तैयार बिल्कुल नहीं है। मिड टर्म नवंबर में आ रहे हैं, ट्रंप अगर उसमें हार गए तो इंपीचमेंट के क्वेश्चन अराइज होंगे। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम। ये बोलना कि हम इसको जीत रहे हैं या ईरान जीत रहा है, आई थिंक इट्स वेरी प्रीमेच्योर। बट मेरा जो फोकस, लेजर फोकस इस टाइम है वो वॉर 2.0 पे है, जो ताइवान की तरफ अगर शुरू हुआ, बिकॉज आई एम एनालिस्ट एज वेल, अगर वो शुरू हुआ तो वर्ल्ड रिसेशन और डिप्रेशन में घुस सकता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैम हो सकता है, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना के पास है, सेमीकंडक्टर ताइवान के हैं। अगर ताइवान को उन्होंने ले लिया तो इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी, ऑयल के तो हमारे पास और भी रिसोर्सेज है, ओनली 20% वहां से आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी जो चाइना के पास है, अगर वो जाम कर दी तो देन वी विल हैव अ बिग ट्रबल। और ये मत भूलिए 50% के करीब हमारा आर्सेनल डाउन है, जिसके अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगेंगे, मिसाइल से लेके कोई भी एम्यूनिशन उठाइए वहां लगेंगे। तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत बड़ी मात्रा में है। चाइना हमसे एआई सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर चिप्स एडवांस मांग रहा है, जो हम नहीं देंगे। इसी के ऊपर क्लियर आपने देख लिया, जो हमारे सीईओज गए थे, ना गूगल, ना फेसबुक, ना मेटा के कई प्लेटफॉर्म्स के लिए चाइना अपने आप को ओपन नहीं कर रहा। तो हमें कोई डायरेक्टली उस कन्वर्सेशन से अदर देन 200 बोइंग्स कुछ खास मिला नहीं। तो चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेरी डेलिकेट गेम। ये यूएस वर्सेस चाइना है और अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, बहुत ही सीधा सा सवाल, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो चूंकि पिछले 80 डेज से ये वॉर चल रहा है तो बहुत सारे डायमेंशन इसके निकल कर सामने आ रहे हैं। हर कोई यही अब सुनना चाहता है कि किसी दिन जितना जल्दी वॉर खत्म हो इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर दे। जिस मोड पे हम पहुंचे, आपको लगता है कि इसकी संभावना भी दिख रही है? नहीं, 2 पॉइंट सी लक्ष्मण जी, हम जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, वी हैव टू कन्फाइन आवरसेल्फ टू द टॉपिक, दैट इज ईरान वॉर कितना दिन में खत्म होगा या खत्म होने का चांस एग्जैक्टली। और ये लेके अमेरिकन कॉलोनी है या अमेरिकन कॉलोनियल पावर है, वेदर अमेरिका वाज कॉलोनियल पावर। बट प्लीज अंडरस्टैंड, one of the American President Franklin D. Roosevelt had forced the British Prime Minister to give India independence. Please don't forget all. I'm not going into all these things. Whether America, Pakistan को support किया, these are all topic की अंदर नहीं है. I mean, I agree. Americans ने ओसामा बिन लादेन को न्यूयॉर्क में एक स्पेशल बिल्डिंग दिया था, वो सब ठीक है. That's not the question is ईरान वॉर में क्या होने वाला. मेरे ख्याल में unless Iran a nuclear that is enriched fuel, that is enriched uranium, या third country या complete inspection under IAEA, वो जब तक वो नहीं मानेगा, Trump will not go back. That's my reading. I'm putting my reputation at stake. Number 2, ईरान इतना कसिद पोजीशन लेगा तो there will be, जैसे अमेरिकन्स ने बोला, Epic Fury 2.0 and sledgehammer attack. अमेरिकन का फुल पावर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है. ना आप पिछले 1 मंथ का अमेरिकन लॉजिस्टिक सपोर्ट टीम जो बटरस किया है ईरान इन द मिडल ईस्ट, विच मीन्स दे आर रेडी. ना बूट्स ऑन द ग्राउंड इज वॉर. अमेरिका कोई वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइक इन वियतनाम or in Iraq. Here, limited objective. Limited objective is if war boots on the ground means only to recover the 400 kilograms of uranium. Otherwise, boots on the ground not possible. There is no reason. कोई कारण नहीं है.
नहीं, इसमें मिस्टर दयाल, अगर अभी नया प्रपोजल जो ईरान ने भेजा है यूएस के पास, जिसमें यह है कि आप हमारे सैंक्शन जो लगा रखे हैं हमारे ऊपर, इसको ख़त्म कर दीजिए। ये भी कहा जा रहा है कि 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम होल्ड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें तो यूएस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि नहीं, जब तक कि एनरिच यूरेनियम ईरान यूएस को नहीं सौंप देता है तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। देखिए, दोनों साइड्स एक दूसरे के प्रपोजल्स को बार बार रिजेक्ट करते आ रहे हैं। ये एक तरह का बैडमिंटन का गेम चल रहा है, इधर फेंक दी शटलकॉक, वहां से इधर आ गई। कोई साइड एक्सेप्ट नहीं कर रही दूसरी साइड के कंडीशंस को। जो ईरान कह रहा है कि हाँ कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जो मेन पॉइंट्स हैं अमेरिका के, जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करो, यूरेनियम एनरिच जितना है वो सौंपो हमको, उसको नष्ट करो। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनकंडीशनली खोल दो, और जो तुमने जो अटैक्स किए हैं रीजनल सेंटर्स पे, ऐसा बंद करो। ईरान जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ना ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार है, ना अमेरिका ईरान की शर्तें मानने को तैयार है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, अमेरिका ने अपने ऑपरेशन का नाम बदला। वो क्यों बदला है? अंडर सेनेट रूल, जो यूएस के रूल्स हैं, वो 60 डेज तक वो अपना ऑपरेशन कर सकता है। ऑपरेशन फ्यूरी के 60 दिन हो रहे हैं, अमेरिका ने अब नाम बदल दिया। तो मुझे ये लगता है कि अब बहुत जबरदस्त हमला हो सकता है, क्योंकि अब एक नया ऑपरेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च करेगा। ये बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है। और जो आपका क्वेश्चन है कि ईरान कितना युद्ध को खींच सकता है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि अमेरिका कितना ज्यादा जोर का हमला अब ईरान पे करेगा। नहीं तो ऐसे डेडलॉक चलता रहेगा, एक दूसरे को प्रपोजल जाते रहेंगे, रिजेक्ट होते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और दुनिया को नुकसान होता रहेगा। नहीं तो बार बार यूएस जो है धमकी दे करके ईरान को टाइम दे रहा है, या फिर यूएस और इजराइल खुद टाइम बाई कर रहे हैं? इस पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस बात के इंतजार में है कि आखिर कब डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस इंतजार के बीच में अलग अलग धमकी भरे उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी आ रहे होते हैं, और बीच में पिछले दरवाजे से बातचीत भी चल रही होती है। हमारे साथ आरती टिक्कू सिंह है, बाकी मेहमानी बने हुए। आरती टिक्कू सिंह, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि बार बार धमकी दे करके, सीज फायर की डेडलाइन आगे बढ़ा करके, कभी 24 घंटे कभी 48 घंटे कह करके ईरान पर और ज़्यादा बार्गेन करने के लिए दबाव बना रहे हैं, या फिर इजराइल अमेरिका अपने आप को तैयार कर रहा है किसी बड़े युद्ध के लिए? देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टैक्टिक्स देखे तो कोई भी सरप्राइज नहीं है। ये उनका तरीका है एक्सट्रीम पोजीशन लेके, बट वो क्लाइंब डाउन भी करते हैं, ये हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने टाइम के बाद पहले प्रेसिडेंट चाइना गए, बीजिंग गए, और एक्चुअली चाइना में उनको कोई बहुत बड़ी डील्स मिली नहीं, लेकिन जो उनकी प्रोजेक्शन है या जिस तरह से वो कभी धमकियां देते हैं और फिर एकदम से वो पीस की तरफ बढ़ते हैं, इससे हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए कि नेतन्याहू का जो रहा है अभी तक इन्फ्लुएंस और प्रेशर रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प पे, वो दिख रहा है कि उन्होंने काफी टाइम एक्चुअली ईरान जाने को से अपने आप को रिस्ट्रेन किया, लेकिन वो गए। लेकिन अभी भी दिख रहा है कि वो बैकडोर से, आपने खुद ही कहा, वो बैकडोर से जिस तरह से बातें हो रही है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया उन्होंने, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो हर तरह के मीडिएटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ इसको पीसफुली जो है वो इसका अंत करे। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं कहूंगी कि अगर, चूंकि इजराइल की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बेशक उन्होंने गाजा में एकदम फ्लैट कर दिया हो गाजा, लेकिन उनकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो मुझे लगता है अब इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया कि वो कितने टाइम से तो डटे रहे, और जो भी उनके अरब पार्टनर्स है इजराइल के, उनको बैकफुट पे ले गए हैं।
हाँ, और वो दिख रहा है कि अरब वर्ल्ड में खुद भी एक फ्रैक्चर और फिजर्स दिख रहे हैं। वो कंप्लीटली इजराइल के साथ भी नहीं है और वो कंप्लीटली ईरान के साथ भी नहीं है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिख रही है। ऐसा जो एक्सपेक्टेशन शायद नेतन्याहू की थी या ट्रम्प की थी कि सारा का सारा अरब वर्ल्ड उनके फेवर में आ जाएगा और उनका वो नहीं समर्थन हुआ। करेगा, वो भी नहीं हुआ। और ये भी हमने देखा कि एपिटाइट नहीं है अरब वर्ल्ड में कि इस युद्ध को और ज्यादा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है बेशक शॉर्ट टर्म में गेन हो रहा है, कुछ लेकिन एक्सपोर्ट जो करती है ऑयल का। लेकिन पूरी दुनिया में अब बहुत ज़्यादा एपेटाइट नहीं है और ख़ासतौर से खाड़ी के देशों में बहुत ज़्यादा एपेटाइट नहीं है। लेकिन धीरज कौल साहब, यूएई में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के पास धमाका होना, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि ईरान की तरफ से ये हमला किया गया था। अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है तो युद्ध अगर आगे बढ़ता है तो आपको लगता है कि बहुत ही भयावह होगा? हाँ, मुझे बिल्कुल आपके कुछ पैनलिस्ट ने जो बात बोली, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी इसको देख रहे हैं, एक सेकंड अटैक जो बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। कई थिंक टैंक्स का ये भी मानना है कि ट्रम्प वाज वेटिंग फॉर द चाइना विजिट टू सी व्हाट लेवरेज चाइना विल पुल ऑन ईरान, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट बायर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईरान। 90% ईरान का एनर्जी वहीं जाता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, चाइना ने अपने आप को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखा है। सिर्फ 15% एनर्जी चाइना की जो नेट कंजम्पशन है वो ईरान से वो ले रहा है। वैसे डाइवर्सिफाइड है, जिसमें सऊदी भी है, रशिया भी है, अब वेनेजुएला की बात हो रही है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये अटैक डेफिनेटली इंटेंसिफाई होगा और एक बड़ी स्केल में आएगा। अभी तक फुल फ्यूरी अमेरिकन वॉर मशीन की दिखी नहीं है। मैं आपका ध्यान एक सेकंड एक तरफ ले जाना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। ईरान की अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो मिड 2000s में उन्होंने एनरिच करना शुरू किया था। फरवरी 2010 तक 20% एनरिच कर लिया था। और दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, 0.7% टू 20% सबसे ज्यादा टाइम लेता है। और उस दौरान उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रीफ्यूजेस, स्टॉक पाइल्स किए। फिर जो 20% से 60% है वो जनवरी में 2021 में शुरू किया और अप्रैल 2021 तक 60% कर लिया। उसी दौरान बार बार इजराइल बोल रहा था कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। और 60% से 90% जो वेपन ग्रेड है उसमें वीक्स टू मंथ्स लगते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस, स्टॉक पाइल, वो सब इस टाइम बहुत बड़ी एक मड पाइल के अंदर दबा हुआ है। तो क्या ईरान फिजिकली उस स्टॉक पाइल को देगा, क्वेश्चन 1, या फिर उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग बॉडी रखी जाएगी जो उसे क्लोजली सर्वेलेंस करे? ये भी एक ऑप्शन मुझे लगता है निकल के आ सकती है। क्योंकि आईआरजीसी जिस आयरन फिस्ट से अपने लोगों को कंट्रोल करके बैठा है, वो कहीं भी अपने आप को वीक नहीं दिखाएगा। बेशक पॉलिटिकल उनकी कुछ भी बोलती रहे, पावर तो आईआरजीसी के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेलमेट काइंड ऑफ सिचुएशन फंस रही है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बारी फिर उस दिशा में ले जाना चाहूंगा जिसकी तरफ चाइना चुपचाप बढ़ता जा रहा है, ताइवान। और अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने वहां पे माइंस लगानी शुरू कर दी हैं कुछ एरियाज के अंदर, जिसपे ताइवान की मिनिस्ट्री ने कुछ घंटे पहले ही बोला है हमें जो डी माइनिंग का इंफ्रा अमेरिका के पास है उसे देंगे। 35 बिलियन का उन्होंने अप्रूव किया है अपने सेनेट से, जो ट्रंप ने इनिशियली मना किया है। लेकिन अगर आप यहाँ की मीडिया न्यूज देखें, जो रिपब्लिकन पार्टी के डोनर्स हैं और जो डिफेंस इंफ्रा है यहाँ पे, उसने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है कि ताइवान तो को ताइवान एक नया कॉन्फ्लिक्ट सेंटर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। चीन उसकी तैयारी यहाँ पे जुट चुका है। लेकिन पहले ईरान को तो खत्म करने के कोई बहाना ढूंढ लिया जाए। एक जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है डॉक्टर मैथ्यू, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब एक नया कदम जो ईरान ने उठाया है, उसने एक अथॉरिटी बना दिया है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मॉनिटर करेगा। माना ये जा रहा है कि एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल को लंबे समय तक रखना और आगे चलकर टोल टाइप से चीजें या टैक्स टाइप से चीजें वसूलना, इस अथॉरिटी का एक मकसद हो सकता है। इंश्योरेंस देने की बात की थी ईरान ने कि वहां से जो जहाज गुजरेंगे, शिप गुजरेंगे, तो इंश्योरेंस भी हम मुहैया कराएंगे। ये सारी चीजें क्या इशारा कर रहा है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर से पूरी तरह से अपना कंट्रोल अब ईरान नहीं हटाएगा, जिस पर बार बार यूएस दबाव डाल रहा है। डॉक्टर मैथ्यू, अब ईरान के पास कोई अधिकार नहीं है। दे आर लीगली दे कैन नॉट डू इट। ईरान प्रैक्टिकली कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ईरान बीच बीच में एक ड्रोन बेच सकता है, देयरफॉर इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम इंक्रीज करेगा और ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। दैट आई एग्री। बट जो भी अथॉरिटी बना लो, बट दैट इज फ्री
इंटरनेशनल पैसेज इज फ्री. कोई कंट्री इज लाइक सेइंग इंडिया टुमारो ये नहीं बोल सकता कि इंडियन ओशन में जो भी शिप्स है वो हमें टोल दे के ही जा सकता. नो, दैट इज इंटरनेशनल बॉडी है, सो इट इज नॉट पॉसिबल. इंटरनेशनल लॉ में ईरान कैन नॉट डू इट. एंड ये परमानेंट करने की कोशिश करेगा तो देन entire Europe also will come in, because of Europe का dependency on Strait of Hormuz is much more, and America का virtually negligible. That Strait of Hormuz is virtually negligible, in fact zero. So अभी फ्रांस अपना nuclear aircraft carrier has already said, Britain भी भेजा. Now if ये authority establish करने के बाद वो force इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो मेरे ख्याल में the European countries will form a kind of a group against any kind of control in Strait of Hormuz. So, Strait of Hormuz कोई country का तो है नहीं. It is by international law. It is free for every nation. एक सवाल और मैं आपसे पूछूं, फिर मैं एम्बेसडर दयाल के पास आऊंगा. संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि अभी बार बार टाइम दे करके, बार बार धमकी दे करके ट्रंप क्या दबाव बना रहे हैं या फिर टाइम बाई कर रहे हैं? टाइम यू से बाई और नॉट. मैं एक चीज बताता हूं, अमेरिकन मिलिट्री का फुल फ्यूरी आपने देखा नहीं. अमेरिकन फुल अनलिश पावर अनलिश करेगा तो ईरान का क्या होगा आई डोंट नो. आई एम नॉट सेइंग आई सपोर्ट इट, बट ईरान का इतना नुकसान होगा कि मेरे ख्याल में वो डोमेस्टिक IRGC स्ट्रांग है. 1 लाख आई थिंक इज अबाउट 1,80,000 complete small society, small cells में है. उनका ताकत बहुत स्ट्रांग है. बट जब पीपल अपराइज करेगा तो IRGC एक साइड में हो जाएगा. मेरे ख्याल में अमेरिकन नेक्स्ट स्टेज ऑफ अटैक बहुत फ्यूरियस होगा. अमेरिका का नेक्स्ट स्टेज और मेरे ख्याल में ईरानियन और वन मोर पॉइंट, और ईरान ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू मी. अमेरिकन पावर इतना स्ट्रांग है, डोंट अंडरएस्टिमेट इट. एम्बेसडर दयाल, जो नेक्स्ट स्टेज का अटैक होगा वो बहुत बड़ा होगा और इसको ईरानियन पावर सस्टेन नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. इसी की तैयारी चल रही है क्या, या फिर ये सारी बातें कह के ट्रंप दबाव बनाकर किस तरह समझौता कर लेना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ट्रंप साहब ने पूरी कोशिश कर ली समझौता करने की, लेकिन उसमें कोई ज्यादा उनको फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज डेडलॉक सिचुएशन है. थॉमस मैथ्यू साहब ने ये बिल्कुल सही कहा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना इलीगल है, इट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ. लेकिन देखिए, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इस वक्त गार्बेज में चले गए हैं. क्या एक कंट्री को अधिकार है दूसरी कंट्री पे अटैक करना? जो अमेरिकन अटैक है ईरान पे वो भी अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है, यूएन की अप्रूवल नहीं है. तो दोनों साइड्स टोटली ऐसा काम कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन. अब बेसिक क्वेश्चन फिर वही उठता है जो आपने इस डिबेट का मुख्य शीर्षक बना है कि कितना खींच सकता है ईरान. जिस तरह से अभी लड़ाई चल रही, खींचता जाएगा. अब देखिए, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग ईरान गए हैं. मैं 3 साल वहां रहा हूं. जनता की कोई नहीं सुनी जाती, जनता की कोई आवाज नहीं. और अगर जनता पे जुल्म हो रहे हैं तो होते रहे. वहां पर जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलीट है, वो बैक्ड बाय IRGC है, उसी की चलती है. और अगर जनता पे इन्फ्लेशन है, 100% बढ़ गए कॉस्ट फूड के वगैरह, तो उसके वहां पर जो रूलिंग रिजीम को कोई फिक्र नहीं है. तो इस तरह से ये नहीं, ये सबसे बड़ी बात है. ये सर, इसी वजह से ये जो लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन समय कम है, इस वजह से मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं. सर, समय बिल्कुल शो का खत्म हो चुका है, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं. और लेकिन आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही. देखते रहिए SMBC आवाज. नमस्कार.